चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 162वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा प्रयास रहता है हम उन विषयों पर बात करें जो हम सभी के लिए सकारात्मक हो, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले और जिसका हम बाल हितों में उपयोग कर सकें। इसी क्रम में आज हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। पहले तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि हमने पोस्टर जो पहला रिलीज किया था उसमें डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लिखा था, क्योंकि ये बिल है, क्योंकि अभी सिर्फ लोकसभा में पारित हुआ है, आगे राज्यसभा से पारित होना बाकी है। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 वास्तव में है क्या? व्यक्तिगत डेटा केवल व्यक्ति की सहमति से वैध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन किसी भी प्रकार का डेटा एकत्रित किया जाता है, वो व्यक्ति की सहमति के बिना प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिर्फ संग्रहित नहीं, इसमें संग्रहण, भंडारण, उपयोग और साझा करने जैसी बातें भी शामिल हैं। जब हम डेटा की बात करेंगे तो सहमति भी एक नोटिस के माध्यम से प्राप्त किया जाना है, जो एकत्र किए जाने वाले डेटा और प्रसंस्करण के उद्देश्यों के बारे में भी डिटेल प्रदान करेगी कि किस लिए डेटा आपसे लिया जा रहा है। साथ ही व्यक्ति किसी भी समय अपनी सहमति को वापस लेने का अधिकार रहेगा। अगर मेरा डेटा है तो मैं कभी भी उसे वापस ले सकता हूं। कोई मेरे डेटा को मेरे से पूछे बिना उपयोग नहीं कर सकता है। कुछ विशेष मामले जैसे कानून, राज्य सरकार या चिकित्सा, आपात स्थिति, राष्ट्रीय सुरक्षा, धोखाधड़ी के मामलों में ऐसा माना जाएगा कि जिससे सहमति ली गई है उसने ऑलरेडी सहमति दे दी है। ये कुछ मुख्य बिंदु है जो कि डेटा प्रोटेक्शन बिल में है। किसी एक बड़े व्यक्ति ने कहा था, आगामी युद्ध अगर होगा तो वो संभवतः डेटा को लेकर के ही होगा। हम किसी के डेटा के बारे में कितना जानते हैं, कोई हमारे बारे में कितना जानता है, आज की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने गौर किया होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आप फेसबुक पर या कहीं पे किसी साइट पे एक या दो चीज खरीदने के लिए ढूंढते हैं और पूरे एक सप्ताह तक आपको उस चीजों की एडवर्टीजमेंट दिखाई जाने लगती है। कहीं ना कहीं से आपका व्यक्तिगत डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, चुराया जा रहा है, और उस डेटा का प्रयोग आपकी सहमति या असहमति से आपके हितों या अहितों के लिए किया जा रहा है। वास्तव में यह बिल क्या है, किस प्रकार यह बिल हमारे लिए और बच्चों की जब हम बात करेंगे, बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में इस बिल की क्या अहमियत है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं नवीन सर को। और नवीन सर हमारे लीगल सेल के मेंबर होने के साथ साथ अधिवक्ता भी हैं। देश के लगभग सभी हाई कोर्ट्स में, देश के सभी जिला सत्र न्यायालयों में आप अपीयर होते रहते हैं और इसके साथ साथ एजुकेशन फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, हमारे परम मित्र हैं। मैं आग्रह करूंगा नवीन सर से कि आप अपनी बात, आज की जो हमारा विषय है डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 पे, अपनी बात रखें। नवीन सर। नमस्कार सभी को, नमस्कार करता हूँ इस प्रबुद्ध मंच को जिससे मैं हर बार कुछ सीखता रहता हूँ, और नमस्कार करता हूँ आदरणीय कृपा शंकर जी को जिनके प्रयास से ये ज्ञान की गंगा लगातार बह रही है। और नमस्कार करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी को जिनके आशीर्वाद से और जिनके सहयोग से और जिनके मार्गदर्शन में हम इस श्रृंखला को इस मुकाम तक ला पाए। तो जैसा कि आदरणीय कृपा शंकर जी ने बताया, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिल्कुल नया विषय है। 2 दिन पहले ही जो लोकसभा है उसके अंदर ये टेबल कराया गया और पारित किया गया, और अभी ये बिल लोकसभा में पेंडिंग है। तो जो डाटा है उसके लिए, जैसे अभी कृपा शंकर जी ने एक कोट दिया कि डाटा क्या है, इसी तरह से अगर डाटा की बात करें तो एक बहुत बड़े विद्वान ने हाल ही में अभी कहा है कि डाटा जो है वो 21वीं सदी का फ्यूल है या ऑयल है। इसका मतलब है कि डाटा जो है वो पूरी दुनिया को गवर्न कर रहा है, या पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूम रही है, और लगभग हर इंडस्ट्री, हर व्यक्ति, हर ऑर्गेनाइजेशन डाटा और डाटा से संबंधित क्रियाएं करती है, कर रही है और करती रहती है, क्योंकि डाटा एक महत्वपूर्ण निर्णायक जो है वो सिद्ध होता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। तो अगर आप देखें कि ये डाटा प्रोटेक्शन जो है वो क्या है और ये बिल कैसे आया और इसका क्या बैकग्राउंड था, तो हम क्वेश्चन करके चल नहीं रहा है क्या, आगे नहीं बढ़ रहा। हाँ मैं वही देख रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। एक बार आप प्लीज देख लीजिए, मैं दोबारा से करूँ क्या? दोबारा से कर सकते हैं। अब दिख रहा है कृपा शंकर जी? नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। हाँ, नहीं, आप लेफ्ट हो गए हैं।
कृपा शंकर जी, आप दिख रहा है? नहीं, आप मुझे भी शेयर कर दीजिए, मैं प्रयास कराता हूँ यहाँ से। आप दूसरे सिस्टम से जुड़े हैं ना? मैं एक बार आपको भी शेयर कर देता जब आप दूसरे सिस्टम से ट्राई कर लीजिए एक बार। जाना पड़ेगा। एक मिनट कृपा शंकर जी, मैंने आपको भेज दिया, आप एक बार देखिए। नहीं, मुझे मिला नहीं सर अभी। देख लीजिए, आपके पास आ गया? नहीं आया सर। आपको को होस्ट बनाया था ना सर, तब आईटी टीम क्या दिक्कत हो रही है? बिल्कुल को होस्ट बने हुए हैं। अच्छा, आप लेफ्ट कर दिया है सर आपने दूसरे सिस्टम से? नहीं, मेरे पास तो दिख रहा है कृपा शंकर जी। एक मिनट। हाँ, देखिए, आप दिख रहा है कृपा शंकर जी? नहीं सर। हाँ अभी आया सर, आ गया, ठीक है, बढ़ भी रहा। उसको फुल ठीक। स्क्रीन कर लीजिए, फुल स्क्रीन। हाँ, फुल स्क्रीन पर। अब दिख रहा है कृपा शंकर जी? हाँ दिख रहा सर। ठीक है। तो जैसा कि आज का विषय है डाटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023, जिसे हम लोग शॉर्ट में डीपी बिल कहते हैं। और जो मुझे विषय दिया गया है आज, वो दिया गया है कि ये किस तरह से चिल्ड्रन के संदर्भ में उपयोगी है या उसके ऊपर क्या प्रभाव डालता है। अगर आप देखें तो ये जो इंफॉर्मेशन है अभी बिल्कुल नहीं है, जो कि 2 दिन पहले ही ये पार्लियामेंट में जो है टेबल हुआ है। तो इसीलिए मैंने ये डिस्क्लेमर डाला है, तो ये डिस्क्लेमर को ध्यान रखें। हम इस जर्नी को या इस पूरे वेबिनार को किस संदर्भ में देखेंगे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा पूरी दुनिया में डाटा प्रोटेक्शन या डाटा प्राइवेसी को लेकर। उसके बाद हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव क्या है और क्या अलग अलग लॉ है पूरी दुनिया में इस समय। उसके बाद ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे इस बिल का और जानेंगे कि बिल का पूरा जो आयाम है या जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसा है। उसके बाद इम्पैक्ट की बात करेंगे, चिल्ड्रन पे जो इम्पैक्ट हो रहा है इंडिया में। और लास्ट में, जैसे हम हमेशा करते हैं, क्वेश्चन और आंसर लेंगे। तो अगर आप देखें तो डाटा प्रोटेक्शन बिल या जिसको हम प्राइवेसी लेजिस्लेशन, पूरी दुनिया में हम अगर जब बात करते हैं डाटा प्रोटेक्शन की, तो हम 2 शब्दों को यूज करते हैं। एक यूज करते हैं डाटा प्रोटेक्शन और दूसरा होता है प्राइवेसी लेजिस्लेशन। तो जो सबसे पहला हमें फुटप्रिंट नजर आता है दुनिया में कि सबसे पहले डाटा प्रोटेक्शन या डाटा प्राइवेसी या डाटा लेजिस्लेशन की जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर बात करी, तो वो किसने करी या वो कौन सा देश का जिसने इसके ऊपर बात करी। इस विषय के ऊपर 2 कंट्रारी व्यू नजर आते हैं। पहला ये नजर आता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो सबसे पहला प्रयास था डाटा प्राइवेसी या डाटा लेजिस्लेशन को लेकर, वो ब्रिटेन ने करा था। क्योंकि ब्रिटेन जो है बहुत सारे लॉ की जर्नी रहा है पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी लगभग। पर ये कहना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे पहला डाटा प्रोटेक्शन का जो बिल प्रस्तुत किया गया या लेजिस्लेटिव जिसको जामा पहनाया, वो थी जर्मनी। और जर्मनी को इसलिए हम एक डोर ओपनर की तरह देखते हैं, जिसने दुनिया को पहली बार एक नेशनल लेवल पे डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन दिया। तो जो जर्मनी थी, उसने फर्स्ट टाइम 1970 के अंदर एक उनके यहाँ एक बिल पास हुआ, उसे कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा 1970। और इसका जो प्रयास था उन्होंने 1960 के अंदर करा। चूंकि जर्मन पार्लियामेंट बार बार ये रिक्वेस्ट करती रही कि कोई ऐसा बिल आप प्रस्तुत करिए। नवीन सर स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है। हाँ, कोई बात नहीं, जी। कि ऐसा बिल प्रस्तुत करिए जो ये दिखाता हो कि स्टैट्यूट रेगुलेट करता हो हमारे कंप्यूटराइज डाटा को। अब आगे बढ़ रही है कृपा शंकर जी।
नहीं सर, वही पहली ही है। आप सर माउस से, हाँ ये हाँ, माउस से आ गई सर, ठीक है, ठीक है। अब आ गई। हाँ, अच्छा ठीक। दूसरा जो प्रयास है जर्मनी के बाद वो नजर आता है यूके के अंदर। यूके के अंदर हालांकि प्रयास जो थे वो जर्मनी से भी पहले होने शुरू हुए, पर अनफॉर्चुनेटली इसको जो है बिल का या एक्ट का जामा नहीं पहनाया गया। 1960 में कई बार अटेम्प्ट हुई उनकी पार्लियामेंट के अंदर कि इसको बिल बना दिया जाए, पर यूके के अंदर 1970 में, और जो बिल बना वो 1984 के आसपास बना। तो आप देखिए कितने सालों पहले जो दुनिया थी वो डाटा प्राइवेसी के ऊपर, स्पेशली जो पर्सनल डाटा है उसके ऊपर जागृत हुई। पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि अब हम जागृत हो रहे हैं और अब हम डाटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन डाटा प्रोटेक्शन में जो सबसे बेहतरीन काम करा, अक्सर आप देखते होंगे, वो करा यूरोप ने। जब यूरोप के अंदर ईयू बना और एक कंसोलिडेटेड जो संघ बना यूरोप का, वो एक बिल लेके आए जिसको हम कहते हैं जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसको हम शॉर्ट में जीडीपीआर कहते हैं। तो ये जो इसका अडॉप्शन था वो हुआ अप्रैल 2016 में, और इसे इन्फोर्स करा गया 25 मई 2018 को। जीडीपीआर जो है वो दुनिया का एक ऐसा आधारभूत स्तंभ है, मैं कहूंगा, डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर। और जो प्राइवेसी रेगुलेशंस हैं या प्राइवेसी लेजिस्लेशन है उसके ऊपर, और इसके बाद जितने भी एक्ट बने वो लगभग इसी जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसे हम जीडीपीआर कहते हैं, वो उसके ऊपर बेस रहे। और उन्होंने इसी जो रेगुलेशन की उसको आधार मानते हुए अपने कानूनों को बनाया। अगर आप जो हाल ही में हमारे यहाँ बिल पेश हुआ उसको देखें और ये जीडीपीआर को देखें, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर सिमिलैरिटी हमें नजर आती है। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात हम करें और देखें दुनिया में क्या पर्सपेक्टिव रहा यूके और जर्मनी के बाद, तो यूएस के अंदर जो बिल है उसे हम प्राइवेसी एक्ट कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट भी कहा जाता है। और चाइना, जिसको जो है एक अच्छे संदर्भ में नहीं देखा जाता पर्सनल डाटा के अंदर, उनके यहाँ भी एक बिल पास हुआ जिसको हम पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ के रूप में देखें, जिसे वो PIPL कहते हैं। अब अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री रही है या हिंदुस्तान का जो सफर रहा डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर, वो कैसा रहा। हालांकि मैं इस सफर को शुरुआत करने से पहले ये बता दूं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ IT एक्ट 2000 आया तो वो एक प्रारूप था या एक शुरुआत थी या एक अंकुर था जिसने भारत में पहली बार डाटा के ऊपर बात करी या डिजिटल डाटा के ऊपर बात करी, उसे रेगुलेट करने के ऊपर बात करी। पर जो IT एक्ट था उसकी जो परिवेश था या उसकी जो सीमाएं थी या उसका जो क्षेत्राधिकार था, वो केवल और केवल डिजिटलाइजेशन के ऊपर था, वो पर्सनल डाटा की बात नहीं करता था। इसीलिए जो IT एक्ट 2000 था और ये एक्ट है, उसमें जो थिन लाइन डिफरेंस हमें नजर आता है वो यही नजर आता है कि ये जो बिल है वो पर्सनल डाटा की बात करता है। और इस बिल का जो सफर शुरू हुआ वो 2017 में पहली बार शुरू हुआ, जब हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था, केस कुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पहली बार ये माना कि जो डाटा है या प्राइवेसी है वो जो है एज ए फंडामेंटल राइट है। हालांकि उससे पहले के जो जजमेंट जो हुए उसके अंदर फंडामेंटल राइट नहीं माना, और अगर आप देखें तो 2017 के अंदर ये जजमेंट काफी चर्चा में रही, जिसे हम आधार की जजमेंट भी कहते हैं। तो इस 2017 के बाद जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आर्टिकल 21 के अंदर डिफाइन किया, उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर जस्टिस श्री कृष्णा की एक कमेटी बनाई, और जस्टिस श्री कृष्णा की जो कमेटी थी उन्होंने एक अपना ड्राफ्ट प्रपोजल बिल जो था वो एक उसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट करी, और उस रिपोर्ट को जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजा गया दिसंबर 2021 के अंदर। सॉरी, इसको 2019 के अंदर इसके अंदर दोबारा से JCP जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी उन्होंने इसको रिव्यू करा। 2021 के अंदर जो था ये रिलीज करी गई इसकी रिपोर्ट, और 2022 के अंदर एक ड्राफ्ट बिल बनाया गया
जो डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर था, पर 2022 में मिनिस्ट्री ने इस बिल को विड्रॉ कर दिया। कुछ कारण से उन्होंने कहा कि हम इसके अंदर दोबारा अमेंडमेंट करना चाहते हैं। और फाइनली जो था 2 जुलाई 2023 में जो यूनियन कैबिनेट थी, उन्होंने इसको मंजूरी दी। और हमारे लिए हर्ष का विषय है कि ये अगस्त 3 को 2023 में ये बिल लोकसभा में टेबल करा गया, वहां से पास हुआ। तो इस बिल की जो जर्नी थी वो बहुत छोटी रही, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन है जो आने वाले जो हिंदुस्तान का परिप्रेक्ष्य है या वर्ल्ड का परिप्रेक्ष्य है उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर जैसे मैंने बताया कि इस बिल से पहले 2 बिल हमें नजर आते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और एक दूसरा बिल नजर आता है रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। तो ये जो बिल थे उन्होंने अंकुरित तो करा इस भावना को कि हाँ, भारत को भी जो प्रोटेक्शन की तरफ है या जो पर्सनल डाटा है उसको संग्रहित करने, उसको स्टोर करने, उसको हैंडल करने और उसकी सुरक्षा के लिए या उसके ब्रीच अगर हो जाता है तो उसकी रेमेडी के लिए कुछ जो है वो लेजिस्लेटिव मेजर अपनाने चाहिए या कुछ सेफ्टी मेजर अपनाने चाहिए। अगर आप सेफ गार्ड की बात करें, डाटा कलेक्शन, तो ये बिल जो थे वो ये बात तो करते थे कि डाटा जो डिजिटल डाटा है वो कलेक्ट कैसे होगा, उसका डिस्क्लोजर क्या होगा, उसका ट्रांसफर कैसे होगा, पर ये जो थे वो प्रोसेसिंग की भी बात करते थे, पर ये पर्सनल और सेंसिटिव डाटा की बात नहीं करते थे। इसलिए इस बिल को जो है 2023 में इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में जैसे मैंने कहा कि जब पुट्टू स्वामी की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट आई तो प्राइवेसी जो थी उसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में डिफाइन कर दिया गया। क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 देखें या पार्ट 3 देखें तो आर्टिकल 21 जो है वो एक अपने बहुत बड़े और विस्तृत रूप में नजर आता है जो कई चीजों को अपने आप में समाहित करता है। तो प्राइवेसी जो है उसको भी एक इंटीग्रल पार्ट माना गया एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए या उसकी सार्वभौमिक उसकी जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसके या सर्वांगीण विकास की जब हमने बात करी तो हमने जो प्राइवेसी थी उसको एक इंटरनल रूप माना। और जस्टिस पुट्टू स्वामी ने जस्टिस पुट्टू स्वामी का जो ये जजमेंट था उसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट मानते हुए आर्टिकल 14, 19 और 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट है। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने जो आधार एक्ट का उसके कुछ पोर्शन को स्टेक डाउन करा क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी को हर्डल करते थे और जो प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते थे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए उसे इंटैक्ट रखा। और इसी के अंदर एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि इससे पहले की जो जजमेंट थी, 2 जजमेंट थी। एक जजमेंट थी शार्क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और एक थी एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं माना था। इस जजमेंट के अंदर जो थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। अब अगर आप देखें तो जो ये जस्टिस पुट्टू स्वामी की जो जजमेंट थी उसके अंदर कुछ मुख्य बिंदु को उभारा गया और वो जो इस आने वाले बिल था उसका एक आधारभूत स्तंभ बना। पहला कि जो राइट टू प्राइवेसी है या डाटा का जो प्रोटेक्शन है या पर्सनल जो डाटा है उसका जो प्रोटेक्शन होगा वो एक नेचुरल राइट की तरह होगा। और इंडिया जो है वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को एडहर करता है, इसलिए इंडिया का ये दायित्व है कि वो कोई ऐसा लेजिस्लेशन हिंदुस्तान में लेके आए जो लोगों के पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करे। और अगर आप देखें तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट रिजीम को इसके अंदर जो है चिन्हित कराया गया और ये कहा गया कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट रिजीम है उसका आर्टिकल 51 जो है वो ये कहता है, अगर हम दोनों को मिला लें, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 और ह्यूमन राइट की जो रिजीम है, तो वो नेचुरल राइट और ह्यूमन राइट का एक कॉम्बिनेशन बनाकर जो डाटा प्रोटेक्शन है और पर्सनल डाटा और राइट टू प्राइवेसी के जुरिस्प्रूडेंस है उसको एक बड़ा रूप देता है। अब राइट टू प्राइवेसी जो है वो किन बातों पे निर्भर करती है? वो 2 बातों पे निर्भर करती है। पहले कि आर्टिकल
12 जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, और आर्टिकल 21 ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21, अगर हम इस सबको मिला लें तो ये एक बड़ा रूप बनाकर ये कहता है कि जो राइट टू प्राइवेसी है या पर्सनल डाटा का जो प्रोटेक्शन है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी स्टेट के लिए। पर जैसे आप जानते हैं जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट राइट की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, वो रिस्ट्रिक्शन के साथ फॉलो होते हैं। इसी तरह राइट टू प्राइवेसी और राइट और डाटा प्रोटेक्शन को भी एब्सोल्यूट राइट नहीं माना गया, उसे रिस्ट्रिक्शन के साथ माना गया। जैसे कि आदरणीय कृपाशंकर जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए या देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर किसी भी व्यक्ति का डाटा उसके बिना बताया किसी भी तरह से प्रोसेस करना चाहे तो वो सरकार कर सकती है। इसीलिए जो राइट टू डाटा प्रोटेक्शन है या राइट टू प्राइवेसी है या पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन है वो एब्सोल्यूट राइट की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। अब हम ये देखेंगे कि ये बिल जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। अगर आप बिल का टाइटल को देखें तो बिल का टाइटल दो चीजों को पे फोकस करता है, एक डिजिटल, दूसरा पर्सनल डाटा और तीसरी चीज है प्रोटेक्शन। तो इस बिल के टाइटल ने तीन चीजों को बता दिया। पहला कि किस तरह का डाटा होगा, वो डाटा डिजिटल होगा यानी वो इंटरनेट से कहीं ना कहीं लिंक होगा। दूसरा डाटा का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, डाटा का नेचर जो होगा वो पर्सनल डाटा होगा, मतलब नॉन पर्सनल डाटा इस बिल की श्रेणी में नहीं आते। तो डिजिटल पर्सनल डाटा जो होगा उसका जो प्रोटेक्शन होगा, उसका प्रोटेक्शन कैसे होगा, उसके क्या तरीके होंगे, उसका वायलेशन अगर होगा तो उसमें क्या होगा, उसको इस प्रोटेक्शन को करने के लिए कौन कौन सी एजेंसियां जिम्मेदार है और क्या मैकेनिज्म होगा, ये बिल उस सारी बातों को बताता है। तो पहला जो बिंदु है वो ये है कि प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा अलाउज, क्या अलाउ करता है, अंडरस्टैंडिंग प्रेफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल विच मे बी यूजफुल फॉर कस्टमाइजेशन, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट एंड डेवलपिंग रिकमेंडेशन। मतलब कि जब भी आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, जैसे आप मान लीजिए एक जूता खरीदना चाहते हैं या आप टीवी खरीदना चाहते हैं या आप कुछ और खरीदना चाहते हैं, आप गए आपने गूगल में सर्च करा या आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं कि कौन सा मोबाइल है जो 20,000 रुपए की रेंज में आता है, उसने आपको रिजल्ट दिखा दिया, आपने देखा और आपने एक दो बार यही जो है प्रक्रिया को अपनाया। तो आपका जो कंप्यूटर है और आपका इंटरनेट है वो क्या करता है, वो आपके जो सर्च है उसकी कुछ कुकीज को आपके कंप्यूटर में डाउनलोड कर देता है और उसकी आपकी जो सर्च प्रेफरेंसेस है उसको सेव कर लेता है और उससे रिलेटेड जो कस्टमाइजेशन है, कस्टमाइजेशन का मतलब जो टारगेट हो रहा है आपको कि किस तरह का एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाया जाए जिससे आप प्रभावित हो और चीजों को खरीदे। तो आपने देखा होगा जब भी आप देखते हो तो बार बार वो एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये बिल ये कह रहा है कि जब एक इंडिविजुअल कोई प्रेफरेंस देता है डिजिटल डाटा की अपने इंटरनेट के ऊपर तो उसको कस्टमाइजेशन कर देता है इंटरनेट और उसको टारगेट करता है कि वही एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाए और उसको रिकमेंड करा जाए कि आप ये चीजें खरीदें। तो ये इस तरह से आपको पर्सनलाइज डाटा जो है उसका कैप्चर वो आपके बैकग्राउंड में करता है, जिसे हम लोग कुकीज की बात करते हैं। अब ये जो बिल है वो किस पे आधारित है, वो बिल का जो पहला उद्देश्य या मंशा है वो है रेगुलेट करना। और किसको रेगुलेट करना, कि जो भी कंपनीज है या ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिविजुअल के डाटा को प्रोसेस कर रही है, स्टोर कर रही है, कैप्चर कर रही है या उसे यूज कर रही है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो डाटा है वो इंडिया के अंदर यूज हो रहा है, इंडिया से बाहर यूज नहीं हो रहा। तो इंडिया में जो डाटा यूज हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, उससे संबंधित ये बिल है। इस बिल का उद्देश्य क्या है, जैसे मैंने टाइटल के बारे में बताया कि प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल प्राइवेसी। तो आप देखिए डिजिटल प्राइवेसी जो हमारी है, अभी तक हम कौन सी प्राइवेसी की बात करते थे कि हम घर में रह रहे हैं तो हमारी खिड़की बंद हो, हमारे
घर के सामने कोई और खिड़की ना बना ले, हमारे घर में पर्दे लगे हों, हमारे घर में दरवाजे लगे हों, कोई हमारी बिना अनुमति के हमारे घर में ना आए और हमारे बिना अनुमति के कोई हमारे घर में आकर कोई फिल्म ना बनाए, कोई कैप्चर ना करे, कोई फोटो ना ले। लेकिन आजकल जो जमाना है वो जमाना डिजिटल एरा का है। हम जो है सारे इंटरनेट पे, तो जो हमारी डिजिटल प्राइवेसी है उसका प्रोटेक्शन कैसे हो और उसका प्रोटेक्शन करने का क्या मैकेनिज्म हो, उस मैकेनिज्म को स्थापित करने के लिए ये बिल आया है। और ये बिल जो है वो एक इंडिविजुअल की मैकेनिज्म, इंडिविजुअल की पर्सनल डाटा को जो है वो कैप्चर करने के लिए आया है। अब इसका अगर आप बिल का जो ऑब्जेक्टिव लिखा जा रहा है, पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया, तो उन्होंने कहा कि प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, राइट ऑफ इंडिविजुअल, प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डाटा फॉर द लॉफुल पर्पस ओनली, कि जो भी डाटा आपका इंटरनेट पे है और अगर कोई कंपनी उसे कैप्चर करती है तो सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए कैप्चर करेगी। हालांकि ये बेसलाइन प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि कोई भी चीज जिसका यूज होगा वो लॉफुल पर्पस के लिए ही होगा। अब आप इस बिल की तरफ अगर हम बढ़े, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं तो हमें कुछ जो डेफिनेशन है उनको जानना आवश्यक है। और सबसे पहली बात, हम बार बार डाटा की बात कर रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए डाटा का मतलब अपने आप में क्या है। तो ये बिल की जो धारा, जो बिल का जो प्रोविजन है 2H, वो ये बताता है कि डाटा क्या है। तो ये कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है या कोई भी ऐसा तथ्य या फैक्ट या कॉन्सेप्ट या ओपिनियन या इंस्ट्रक्शन जो सूटेबल हो दो व्यक्तियों के बीच संवाद करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, और उस संवाद को इंटरप्रिटेट करने के बाद जो प्रोसेसिंग हो, जो रिजल्ट निकले या जो उसका उद्देश्य था उस कम्युनिकेशन का, वो कैप्चर हो जाए। तो अब आप देखिए कि इसमें शब्द यूज करा है इंस्ट्रक्शन सूटेबल फॉर कम्युनिकेशन और इंटरप्रिटेशन। कम्युनिकेशन मीन कि आप किससे बातें कर रहे हैं, आप इंटरनेट में अपने मोबाइल से बातें कर रहे हैं, आप इंटरनेट से बातें कर रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर से बात कर रहे हैं। तो इस बातचीत या इस सूचना के आदान प्रदान के दौरान जो डाटा जनरेट हो रहा है और जो डाटा कैप्चर हो रहा है उसकी वो कैसे रेगुलेट होगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हमने डाटा की बात करी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको आपने सुना, वो है पर्सनल डाटा। एक है डाटा जिसका आपने समग्र रूप में डेफिनेशन देखी, दूसरा है पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा का मीन्स है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो आइडेंटिफाइबल हो या रिलेटेड टू सच डाटा। इसका मतलब है एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी व्यक्ति को चिन्हित कर पाए या किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर पाए, जो आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन हो, उसे हम पर्सनल डाटा कहते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कृपा शंकर जी, कृपा शंकर जी मैंने कहा, या कृपा शंकर जी, मैंने कहा कृपा शंकर जी CCF के जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं। तो इससे क्या चिन्हित हो रहा है, इससे चिन्हित हो रहा है एक व्यक्ति है जिसका नाम कृपा शंकर है और दूसरा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम CCF है, वो दोनों आपस में लिंक हो रहे हैं। तो हमने इन दोनों से क्या चिन्हित करा, क्या हमने जो है आइडेंटिफाई करा, व्यक्ति की पर्सनैलिटी या वो व्यक्ति कौन है। और अगर आप देखिए जो ये GDP जो ये बिल है वो बड़ा कंसाइजली जो है वो डाटा की बात करता है। पर जब हम GDPR को देखें, जैसे जनरल डाटा रेगुलेशन प्रोटेक्शन बिल रेगुलेशन की बात करिए हमने यूरोप के संदर्भ में, तो वो बड़ा विस्तृत और बहुत एलॉबरेटेड डेफिनेशन को देता है और ये बताता है कि आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन का मतलब है कि हम किसी चीज से रेफरेंस ड्रॉ कर पाए, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर। मान लीजिए आपका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड आपका एक आइडेंटिफिकेशन का माध्यम है जिससे आपकी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। मान लीजिए आप अभी भोपाल में बैठे हैं और आपका जो कंप्यूटर, अगर आपके पास मोबाइल है तो उसके अंदर एक फीचर होता है जिसे बोलते हैं लोकेशन, तो वो भी आपकी लोकेशन को कैप्चर कर रहा है कि आप अभी कहाँ बैठे हैं, आपका नाम क्या है, आपके एरिया का नाम क्या है, एग्जैक्टली आप कहाँ हैं, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, अगर आप ऑनलाइन है
तो आपके मोबाइल का EMI नंबर क्या है, अगर आप इंटरनेट से जुड़े अपने लैपटॉप से तो उसका IP एड्रेस क्या है, आप कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, ये भी एक डाटा है, आपका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, आपका सोशल आइडेंटिटी क्या है। जैसे मान लीजिए आप फेसबुक पे आपने कोई अकाउंट बनाया, आप क्या करते हैं, आप दिवाली पे पिक्चर खींचते हैं या होली खेलते हैं और आपने पिक्चर खींची और आपने उस पर डाल दिया होली मंगल मिलन समारोह। तो ये क्या दिखा रहा है, आपकी आइडेंटिटी को दिखा रहा है। आपने तिलक लगाया, आपने तिलक लगा के फोटो खींच दी, आपने टोपी लगाई, आपने टोपी लगा के फोटो डाल दी। तो ये आपकी कल्चरल आइडेंटिटी दिखा रहा है कि आप किस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जूइज है, और आप नेचुरल पर्सन है या आप अननेचुरल पर्सन है। जैसे हम कंपनी के कोई डाटा को डालते हैं तो अननेचुरल पर्सन। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो पर्सनल डाटा, मतलब पर्सन का मतलब जो आइडेंटिफाई रेफरेंसिव इंफॉर्मेशन है, उसको हम पर्सनल डाटा की कैटेगरी में फॉल कराएंगे। दूसरा, ये तो रही डाटा के संदर्भ की बात। अब ये है कि कौन सी ऐसे लोग हैं जो इंपॉर्टेंट है और डाटा जो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट करता कैसे। तो दो टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है डाटा फिड्यूसरी और एक है प्रिंसिपल। डाटा फिड्यूसरी से मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो डाटा को प्रोसेस कर रहा है, डाटा को स्टोर कर रहा है या डाटा को कैप्चर कर रहा है। तो मान लीजिए आप हैं, आप गए, आप अमेज़न की वेबसाइट पे जाते हैं और आप वहां अमेज़न की वेबसाइट पे आप कोई ऑर्डर करना चाहते हैं कि मुझे आज बहुत अच्छी ड्रेस खरीदनी है या मुझे अपने घर के लिए एक प्रेस खरीदनी है। आप वहां गए, आपने डाला कि प्रेस, बेस्ट प्रेस मुझे चाहिए, या आप फ्रिज खरीदना चाहते हैं या टीवी खरीदना चाहते हैं। तो आपने क्या करा, आप अमेज़न पे गए, आपने अपना ID बनाया, आपने लॉगिन करा, आपने उसमें अपना नाम लिखा, एड्रेस लिखा, एज लिखी, अपना जेंडर लिखा, फिर आप कभी कभी वो पूछते हैं आपकी जो सैलरी है वो क्या है, कहाँ रहते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने दी। जब आपने सारी इंफॉर्मेशन दी तो आपने देखा कि जो डाटा फिड्यूसरी है वो क्या कर रहा है, वो आपके डाटा को स्टोर कर रहा है, आपके डाटा को कैप्चर कर रहा है। तो जो आपके डाटा को कैप्चर करे ऐसी कंपनी, उसको हम बोलेंगे डाटा फिड्यूसरी। और एक दूसरी टर्म है जिसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी। ये भी लगभग सेम चीज है, पर इसके अंदर एक जो डिफरेंस है वो ये है कि जब डाटा लार्जर स्केल पे प्रोसेस होता है या बड़े स्केल पे प्रोसेस होता है या कोई सेंसिटिव डाटा प्रोसेस हो रहा था। सेंसिटिव डाटा मतलब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नाम, नंबर, आधार कार्ड, आपकी बैंक डिटेल, ATM डिटेल, जो आप किसी बैंक में अगर जा रहे हैं या आप कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, या आप पेटीएम यूज कर रहे हैं, या फोन पे यूज कर रहे हैं, UPI कर रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं, तो वो पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की जब वो कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कोई साइट कैप्चर कर रही है तो उसको हम सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी कहेंगे। डाटा फिड्यूसरी और सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर बड़ा अंतर है, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी है अगर वो कोई ब्रीच करती है किसी डाटा का तो उसकी जो पेनल्टी है बहुत ज्यादा हायर है। इसलिए उन्होंने दो कैटेगरी बनाई, डाटा को जो नॉर्मल डाटा कैप्चर करते हैं और जो पर्सनल और सेंसिटिव डाटा को कैप्चर करते हैं। अब एक और टर्म है जिसको हमें जानना जरूरी है, वो है डाटा प्रिंसिपल। डाटा प्रिंसिपल का मतलब आप, एक व्यक्ति जो अपनी इंफॉर्मेशन को दे रहा है उसे हम बोलेंगे डाटा प्रिंसिपल, और जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन ले रहा है या स्टोर कर रहा है उसे हम बोलेंगे डाटा फिड्यूसरी। अब इसके अंदर एक और जो है स्पेशल प्रोविजन कराया गया कि एक ऐसा बोर्ड बनाया जाएगा जो ब्रीच होता है डाटा का या प्रोटेक्शन का या इस एक्ट का वायलेशन होता है तो वो जो है इसके ऊपर निगरानी रखे। और अगर कोई व्यक्ति इस बिल से एग्रीव है या उसे कोई कंप्लेंट है तो वो व्यक्ति इस बोर्ड के पास जाएगा, जैसे हम एक जुडिशियल फोरम की तरह हम इस बोर्ड को देख सकते हैं कि वो जाके आप वहां पे कंप्लेंट कर सकते हो। अब ये देखते हैं कि जो बिल है उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, वो बिल कहाँ कहाँ लागू होगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये बिल जो है इंडिया के अंदर लागू होगा, डिजिटल डाटा के ऊपर लागू होगा और पर्सनल डाटा के ऊपर लागू। और कैसे
क्या उसके आधारभूत स्तंभ होंगे? उसके दो आधारभूत स्तंभ होंगे। पहला, कलेक्टेड डाटा ऑनलाइन कलेक्ट होगा, मतलब ये नहीं कि आप ऑफलाइन डाटा दे रहे हैं। कलेक्टेड ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड इज डिजिटलाइज। अगर वो डाटा ऑफलाइन हुआ है, मान लीजिए आपने एक मोबाइल कनेक्शन लेना है, तो आपके पास मोबाइल कंपनी का कोई बंदा आया, उसने आपसे फॉर्म साइन करा या आपने फॉर्म साइन करके दे दिया, उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन रखी और वो उस इंफॉर्मेशन को ले जाके उसे अपने सिस्टम में कैप्चर करता है, उस ऑफलाइन इंफॉर्मेशन को उसे डिजिटलाइज कर देता है, तो वो भी इस बिल की कैटेगरी में आएगा। मतलब डिजिटल होना चाहिए, इंटरनेट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, डाटा विद इन इंडिया होना चाहिए और पर्सनल डाटा होना चाहिए। और अगर डाटा आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो दो कंडीशन में डाटा आउटसाइड इंडिया यूज हो सकता है। जब हम ऑफर कर रहे हो कोई गुड या सर्विसेज को, तो उस दिशा में भी या उस संदर्भ में भी डाटा जो है वो आउटसाइड इंडिया यूज हो सकता है। अब अगर आप देखें तो इसमें जो सबसे बेहतरीन प्रोविजन मुझे लगा इस बिल का अंदर, वो है कंसेंट। अभी तक आपने देखा कि आप कई बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते होंगे, आपके पास अनवांटेड कॉल आती है, बार बार आपके पास कॉल आती है, कोई कहता है मोबाइल ले लो, कोई कहता है प्रॉपर्टी ले लो, कोई कहता है क्रेडिट कार्ड ले लो। आपका कंसेंट के बिना ही आपके डाटा को बहुत सारी जगह शेयर करा जा रहा है। पर मुझे लगता है ये पीस ऑफ द लेजिस्लेशन है इंडिया में, ये पहली बार आपको ये गारंटी दे रहा है कि आपका जो डाटा है आपकी कंसेंट के बिना यूज नहीं हो सकता। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो आपके डाटा को कैप्चर कर रहा है, स्टोर कर रहा है, तो वो आपको एक नोटिस देगा पहले कि मैं आपका डाटा स्टोर कर रहा हूं, कैप्चर कर रहा हूं और मैं इसलिए आपके डाटा को यूज करूंगा, ये मेरा पर्पस है और मैं आपका ये डाटा जो है वो कैप्चर करना चाहता हूं। और जब आप उसे अनुमति दे देंगे तो वो आपके डाटा को स्टोर कर पाएगा। लेकिन जैसे आदरणीय कृपा शंकर जी ने उदाहरण दिए थे कुछ, कि कुछ स्थितियां ऐसी भी है यहाँ पे आपके सहमति की, आपकी कंसेंट की जरूरत नहीं है। जैसे स्पेसिफिक पर्पस हो गए, आपने वॉलंटरी कोई डाटा दे दिया, कोई गवर्नमेंट का पर्पस है, गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से रिलेटेड कोई डाटा आपको चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी है या एम्प्लॉयमेंट का डाटा, वो भी आपकी बिना मर्जी के इसको यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आज का जो विषय है वो बच्चों से संबंधित है, इसमें पहली बार ये प्रोविजन करा गया कि जो बच्चों से रिलेटेड डाटा है उसकी भी कंसेंट ली जाएगी। और वो कंसेंट कैसे ली जाएगी? वो कंसेंट उनके लीगल गार्डियन या उनसे पेरेंट से लिए जाएगी। और ये बिल आपको कुछ राइट्स देता है। कौन कौन से राइट देता है? राइट टू चॉइस, मतलब आप कौन सा डाटा अपना उनको देना चाहते हैं, कौन सा डाटा नहीं देना चाहते, किस पर्पस के लिए देना चाहते हैं। राइट टू नो, कि आपको पता हो कि आपका डाटा किस लिए यूज हो रहा है। राइट टू विड्रॉ, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कई बार ऐसा होता था कि आपने डाटा दे दिया और वो डाटा आपने दे दिया पर उस डाटा को आप वापस ही नहीं ले रहे पाते कि नहीं भैया आप हमारे डाटा को यूज मत करो। तो ये बिल आपको ये भी गारंटी देता है कि आपने एक बार डाटा दे दिया तो आप जिसने डाटा कैप्चर करा उसे कहो कि अब मैं अपनी कंसेंट वापस ले रहा हूं और आप इस पर्पस के लिए मेरे डाटा को यूज ना करो। और जैसा कि बिल का उद्देश्य, बिल का टाइटल है प्रोटेक्ट करना, तो राइट टू प्रोटेक्ट देता है आपको। राइट टू रेमेडी देता है कि अगर कभी आपके डाटा का उल्लंघन होता है या आपकी कंसेंट का उल्लंघन होता है या इस बिल का जो उद्देश्य है उसका उल्लंघन होता है, तो आपके पास डाटा बोर्ड में जाने की या जो इसके मैकेनिज्म है उसके पास जाकर अपनी कंप्लेंट को देकर आप रेमेडियल कोर्स ऑफ एक्शन या अपने ग्रीवांस को भी रिड्रेसल करवा सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज जो मुझे लगता है कि पहली बार मैंने किसी एक्ट में देखी, वो ये है कि ये आपको राइट टू नॉमिनेट का भी ऑप्शन देता है और राइट टू नॉमिनेट भी देता है। राइट टू नॉमिनेट का मतलब कि आपका डाटा एक बार आपने दे दिया और मान लीजिए आपकी मृत्यु हो गई, उसके बाद आपका डाटा कैसे यूज होगा, आप अपनी मृत्यु के बाद उस डाटा को यूज कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, उसका भी एक ऑप्शन ये बिल आपको देता है कि आपके जो नॉमिनी है वो आपको आपके जो कंसेंट है, जैसे आपकी बिल है, उसको एग्जीक्यूट करा पाए। पर मुझे लगता है कि इस बिल के अंदर जो दुखद पहलू है
वो राइट टू फॉरगॉटन नहीं देता। राइट टू फॉरगॉटन का मतलब ये होता है कि आपने ये, हालांकि इंटरनेट के बारे में ये कहा जाता है कि व्यक्ति मर जाता है पर व्यक्ति इंटरनेट पे हमेशा जिंदा रहता है, कि ये एक दुखद पहलू है टेक्नोलॉजी का कि एक बार जो इंफॉर्मेशन आपने इंटरनेट के साथ डाल दी वो इंटरनेट पे हमेशा के लिए जीवित रही, वो इमॉर्टल हो गई। आप उसे चाहकर भी उस इंफॉर्मेशन को पूर्ण रूप से डिलीट नहीं कर सकते। तो ये एक दुखद पहलू है कि ये आपको राइट टू फॉरगॉटन नहीं देता। और ये बिल आपको क्रॉस बॉर्डर जो है वो डाटा ट्रांसफर की भी अनुमति देता है। हालांकि अभी जो सरकार है उसे चिन्हित करेगी कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ हम क्रॉस बॉर्डर अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। ये कुछ पेनल्टी की बात है। और इसके अंदर जैसे आप अक्सर कहते होंगे अरे भाई हम क्या करें, डाटा ले लेते हैं, सरकार क्या करेगी, सारे लोग ले लेते हैं, हम तो थक जाते हैं बोलते बोलते, कोई सुनवाई नहीं होती, या लोग सिर्फ बिल जो है वो दिखावे के लिए बन जाते हैं। पर ये जो बिल है वो स्ट्रिंजेंट पेनल्टी को फॉलो करता है, और जो इसके अंदर पेनल्टीज है, अगर किसी ने इनके प्रावधानों का उल्लंघन करा तो 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये बहुत खतरनाक पेनल्टी को इम्पोज करने वाला बिल है। और मुझे लगता है इस तरह की पेनल्टी से डाटा ब्रीच और डाटा प्रोटेक्शन और राइट टू प्राइवेसी जो है वो बहुत हद तक सिक्योर होंगे। अब फाइनेंशियल पेनल्टी हमने करी, लेकिन एक तरफ आप उनसे पेनल्टी के हकदार हैं, पर जब भी हम राइट की बात करते हैं तो उसके साथ ड्यूटी भी होती है। तो ये ड्यूटी एक खास करता है कि आपने अगर गलत ढंग से या आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी या आपने गलत कोई ग्रीवांस कंप्लेंट डाली तो आपके ऊपर भी पेनल्टी का प्रोविजन रखा गया है 10,000 रुपए तक। अब अगर आप देखें तो जो चिल्ड्रन है, जो आज का विषय है, उनके ऊपर ये बिल जो है किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है या किस तरह से प्रभावित कर रहा है, उसका अगर आप जो एनालिसिस करें तो वो एनालिसिस इस तरह से होगा कि जो पहली बात है, जैसे मैंने पहले कहा, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है इस बिल का वो है कंसेंट। और ये बिल जो है वो प्रोहिबिशन की बात करता है, मतलब जो कंसेंट है वो अगर विड्रॉ हो गई या वो विदाउट कंसेंट है तो वो प्रोहिबिटरी कैटेगरी के अंदर होगी और आप उसको नहीं यूज कर सकते। यानी जो प्रोहिबिशन है किसी भी बच्चे के डाटा से संबंधित वो प्रोहिबिटरी नेचर की है विदाउट कंसेंट। कंसेंट उसके लॉफुल गार्डियन या उसके पेरेंट की, क्योंकि जब भी हम बच्चों की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ आता है जिसे हम कहते हैं पैरामाउंट वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। तो पैरामाउंट वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए प्रोहिबिशन जो मैकेनिज्म है वो इसके अंदर अपनाया गया है। अब प्रोहिबिशन की मैकेनिज्म अपनाने का क्या तरीका है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप कोई चीज इंटरनेट पर सर्च करते हैं या कुछ ढूंढते हैं, वो इंटरनेट आपको ट्रैक करना शुरू कर देता है, आपको एड दिखाएगा, आपके बिहेवियर को मॉनिटर करेगा। आज आपने मान लीजिए आज आपने पिक्चर डाली कि आप पिज्जा खा रहे हैं, कल आपने डाली कि आप बर्गर खा रहे हैं, परसों आपने डाली कि आप मोमोज खा रहे हैं, फिर आपने डाला तो आपके वो बिहेवियर पैटर्न को फॉलो करेगा और दिखाएगा कि ये व्यक्ति जो है ये खाने पीने का शौकीन है और वो इस तरह की चीजें खा रहा है, तो आपको उसी तरह के ऐड दिखाएगा। मान लीजिए आप टेक्नोलॉजी में जाते हैं, एक मोबाइल देखा, 2 मोबाइल देखा, वो उसी तरह के दिखाएगा, तो वो मॉनिटर करना शुरू कर देता है आपके पर्सनल बिहेवियर को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके सर्च को। तो ये जो बिल है ये कहता है कि प्रोहिबिटरी डिग्री के अंदर आप जो बच्चों से रिलेटेड डाटा है उसे मॉनिटर नहीं करेंगे, उसे ट्रैक नहीं करेंगे, आप बच्चों को टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाएंगे। ये, और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो बच्चों के संदर्भ में सबसे ज्यादा पेनल्टी पर प्रोविजन रखा गया 200 करोड़ रुपए तक। पर जैसे मैंने कहा कि हर राइट जो एक रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो इस वाले प्रोविजन के अंदर जो है वो एग्जम्प्ट कर सकती है बच्चों से संबंधित जो डाटा कैप्चर है। अब जो इसका दुखद पहलू मुझे नजर आता है या पूरे कानूनों का दुखद पहलू मुझे नजर आता है वो ये नजर आता है कि हमारे सारे कानूनों में या अक्रॉस वर्ल्ड अगर हम देखें तो जितने भी बच्चों से रिलेटेड कानून है उसके अंदर यूनिफिकेशन
नजर नहीं आती कि बच्चों की जो डेफिनेशन है वो किसी कानून में कुछ है, किसी कानून में कुछ है, कहीं 18 साल है, कहीं 7 साल है, कहीं 14 साल है, कहीं 16 साल है, तो अलग अलग डेफिनेशन नजर आती है। तो ये जो कानून है वो बात करता है 18 साल तक के बच्चों की। अगर आप यूएस का और यूके का कानून देखें वो बात करता है कि 13 साल तक के बच्चे जो हैं उनकी कंसेंट लेना जरूरी है। और जीडीपीआर जो है वो बात करता है 16 साल तक के बच्चों की, और ये कहता है कि कंट्रीज के जो मेंबर है उसे रिड्यूस करके 13 साल भी रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 13 साल का बच्चा या 14 साल का बच्चा वो किस तरह से अपनी कंसेंट को दे पाएगा या वो दे रहा होगा, ये एक बड़ा पहलू है। और एक बड़ा पहलू ये भी है कि जब हम क्रॉस बॉर्डर डाटा शेयरिंग की बात करेंगे आने वाले कुछ वर्षों में, या ये एक्ट जो है यूनिवर्सल लेवल पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमारा संबंध विदेशों से भी, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट की तरह हमें नजर आएगा, क्योंकि हम 18 साल की बात कर रहे हैं, वो 13 साल की बात कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे कोप अप करेंगे, वो एक बड़ा विषय। अब जो श्री कृष्णा कमेटी थी, उन्होंने उनकी जो रिकमेंडेशन थी डाटा प्रोटेक्शन को लेकर जब उन्होंने बनाया, और बच्चों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि एक ब्लैंकेट प्रोविजन देने की बजाय कि आप 18 साल मान लें, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करते हैं या दूसरे एक्ट की बात करते हैं, तो उसमें 18 साल तक हम मान लेते हैं। वो कहते हैं कि एक आप ब्लैंकेट अप्रूवल मत दो कि आप सबके लिए 18 साल उम्र रख दो, आप इसे सेगमेंटेड वाइज कर दो कि इस वाली कंसेंट के लिए 13 साल, इस वाली कंसेंट के लिए 14 साल, या इस वाली कंसेंट के लिए 18 साल। तो जिस तरह की कंसेंट आपको चाहिए उस तरह की आप कंसेंट के लिए एज डिफाइन करो। जैसे हाल ही में हम जब सेक्सुअल ऑफेंस की बात कर रहे हैं तो कंसेंट ऑफ एज की बात कर रहे हैं, तो उसको भी रिड्यूस करने की हम अभी बात कर रहे हैं। तो इसी तरह की बात जो है जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी ने करी। पर हमारे सामने दुविधा ये थी, जो हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप कोई भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो एब इनिशियो वॉइड है। इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेट है और जो आपका डाटा कैप्चर कर रहा है, आप उसे डाटा दे रहे हैं, ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। और वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, वो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर हम कंसेंट की बात करें या प्रपोजल की बात करें या कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो हमारे सामने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो प्रोविजन था वो आड़े आता है। वो 18 साल बात करता है कि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है। मुझे लगता है शायद इसीलिए सरकार ने ये सोचकर जो उम्र थी उसे 18 साल रखा। अब अगर आप देखें तो मैं आपको एक कुछ फिगर देना चाहता हूं, जो फिगर आपको जरूर चौंकाएगी कि हिंदुस्तान में जो हमारी डिजिटल पॉपुलेशन है, स्पेशली बच्चों की डिजिटल पॉपुलेशन, वो उसका डाटा क्या है और वो कैसे डिजिटल पॉपुलेशन वो करे। तो आप जो शब्द है डिजिटल पॉपुलेशन का मतलब ये है हिंदुस्तान में जो है वो कितने लोग इंटरनेट पे हैं या कितने लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो जनवरी 2023 का डाटा जब मैं देख रहा था, जब मैंने निकाला, तो हिंदुस्तान में 692 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं और लगभग 1.10 बिलियन, आप सोचिए 1.10 बिलियन सेल्युलर मोबाइल कनेक्शन, मोबाइल नहीं, मोबाइल कनेक्शन इंडिया के अंदर, और 467 मिलियन लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं। तो कितना बड़ा जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो इंटरनेट पे या मोबाइल का यूज कर रही है। और अगर आप सेगमेंटेड वाइज देखें कि कितने लोग फेसबुक को यूज करते हैं, कितने यूट्यूब को यूज करते हैं, तो उसका एक डाटा मैंने यहाँ दिया है। और अगर आप इन सारे डाटा को देखें तो जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो यूट्यूब को यूज कर रहे हैं। 47 मिलियन लोग जो है वो यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं। तो बड़ा चौंकाने वाला डाटा मुझे लगा जब मैंने ये देखा। इसी तरह अगर आप बच्चों की डिजिटल पॉपुलेशन को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि जो चिल्ड्रन है 0 से 18 साल तक, वो लगभग 97% जो बच्चे हैं उनके पास इंटरनेट एक्सेस है। या मतलब है, इसका मतलब उन्होंने कभी ना कभी इंटरनेट को एक्सेस करा है। 97% लोगों ने, 97% चिल्ड्रन ने। और अगर आप देखें
तो जो चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट करता है इस पूरे सिनेरियो में लगभग 15% से ऊपर जो है इंटरनेट यूजर जो है वो बच्चे हैं, 15% से ऊपर। और जो सबसे ज्यादा जो बच्चे यूज करते हैं आजकल 3 से लेकर 17 साल तक के, वो यूट्यूब को यूज करते हैं। 88% बच्चे यूट्यूब पे अपना समय बिताते हैं। और व्हाट्सएप का जो डाटा है वो 55% का डाटा है। उसके बाद टिकटॉक, हालांकि वो बंद हो गया है अब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। और ये चौंकाने वाला डाटा मुझे लगा कि फेसबुक का डाटा बड़ा कम है और व्हाट्सएप का और यूट्यूब का डाटा बहुत ही हायर लेवल पे है। और ये यूट्यूब का डाटा 40% के हिसाब से घटा। अगर आप इस पूरे एक्ट को और बच्चों के संदर्भ में इस एक्ट को आप देखें और इसे एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि ये एक्ट जो है वो कुछ चीजों में जो है वो क्रिटिसिज्म को फॉलो करता है। पहला कि जो बोर्ड है, जो बोर्ड की हमने बात करी, उसके ऊपर एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है। उस बोर्ड का गठन, उसके अंदर कौन से मेंबर होंगे, सरकार कौन से डाटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, कौन सी कंट्री के साथ वो कर सकती है, कौन सा डाटा बिना परमिशन के यूज कर सकते हैं। तो सरकार जो है, और हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक्सेसिव कंट्रोल रखती है इसके। दूसरा जो मुझे लगा, जब ये बिल 2019 में पेश हुआ था या उससे पहले पेश हुआ था, तो उस समय इस बिल के अंदर जो थे वो 90 प्रोविजन थे। और जो अभी बिल हुआ है इसके अंदर लगभग 30 प्रोविजन के आसपास हमें नजर आते हैं। तो जब ये एक्ट बनेगा तो इसके अंदर जो लगभग सेक्शन है वो 30 के आसपास नजर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, या जो हमने बहुत सारे प्रोविजन को इसके अंदर समाहित करना था, वो हमने इसी में समाहित नहीं करा। और हमने इस बिल में क्या कर दिया, हमने इस बिल के अंदर रूल्स बहुत सारे बना दिए। और जब भी रूल्स बनाते हैं किसी एक्ट के अंदर, उसके ऊपर रिलाई करते हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये जाता है कि वो बायसनेस को पैदा करता है और वो आर्बिट्रारीनेस को पैदा करता है, क्योंकि वो रह जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास या किसी और अथॉरिटी के पास, जो अपने विवेक को यूज करते हुए जो है वो एक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक नेगेटिव पहलू। पर नेगेटिव पहलू से ज्यादा बड़ा ये बिल जो है एक सकारात्मक एस्पेक्ट को दिखाता है। पहला, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है जो लोग डाटा को प्रोसेस करते हैं, कैप्चर करते हैं, और मैकेनिज्म जो है उसका ये प्रारूप बनाता है। दूसरा, वेरीफाई करता है ये बिल प्रेफरेंशियल कंसेंट को, मतलब आपका डाटा लेने से पहले आपकी कंसेंट को जो है वो मान्यता दी जाए, उसे प्रेफरेंस दी जाए। और दूसरा जो है ये कहता है कि कोई भी डाटा जो बच्चों को हार्म कर सकता है वो डाटा किसी भी सूरत में कैप्चर नहीं होगा, यानी नॉन कॉजिंग हार्म टू चिल्ड्रन। ये बहुत बड़ा इसका बेसलाइन इफेक्ट है इस एक्ट में। मुझे लगता है बच्चों के संदर्भ में ये एक दूरगामी प्रभाव पेश करेगा। और जो जैसे मैंने पहले बात करी कि ये बिल ये भी इंश्योर करता है कि बच्चों का डाटा और उनकी मॉनिटरिंग ट्रैक नहीं होगी और उनको टारगेटेड नहीं की जाएगा स्पेशल एक्ट को दिखाते हुए। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो मेरे सजेशन इसके लिए हैं वो ये है कि ये जो बिल है उसके अंदर ब्लैंकेट एज ना देकर इस बिल को जो है सेगमेंटेड वाइज करना, अगर ये सरकार करती तो ये बिल और अच्छी तरह जो है बच्चों के जो हित में है वो होता। और जैसे मैंने कहा कि इम्पैक्ट कैसे करेगा, तो ये प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करेगा। और रिस्क जो है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो जब इंटरनेट पे जाते हैं तो फ्रॉड हो जाती है। पीछे हमने कई खबरें देखी कि एक बच्चे ने अपने माँ बाप का बैंक अकाउंट शेयर कर दिया, उसमें से पैसे निकाल लिए गए। या कुछ लोग पबजी खेलते हुए बच्चों ने जो है मोबाइल का यूज करते हुए अपने इंफॉर्मेशन दी, जो थेफ्ट हुई उनके यहाँ, या और बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल ऑफेंस हुए। तो ये बिल जो है उस तरह की घटनाओं को रोकने में एक बैरियर का काम करे। मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट रूप में, हालांकि ये बिल बहुत विस्तृत बिल है जिसपे घंटों चर्चा हो सकती है, पर मैंने ये कोशिश करी कि बहुत समग्र रूप में, बहुत संक्षिप्त रूप में आपको ये मैं बता पाऊं। और ये मेरा यही प्रयास था। धन्यवाद। आपके कोई क्वेश्चन है तो हम उसे ले सकते हैं। वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
एक तो जो आपने आखिरी में आंकड़े प्रस्तुत किए वो आई ओपनिंग आंकड़े थे कि इस प्रकार के बच्चों के द्वारा इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है और इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ भी प्रयास अगर सरकार की तरफ से है तो प्रशंसनीय है। कोई भी एक्ट बनता है तो उसमें संशोधन होते हैं समय के अनुसार। संभावना है कि इसमें भी संशोधन होगा और यह अपने मूल रूप के साथ रहते हुए और बेहतर रूप में आगे आएगा हमारे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को जो जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आप प्रश्न उत्तर सेशन प्रारंभ कर सकते हैं। जी जी अनिल जी। जी वो भैया। जी, हैंड रेस करके अपना बताइए, हम लोग अब क्वेश्चन एंड आंसर के लिए रेडी हैं। कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आपका। जी अनीता जी, आप पूछिए। नमस्कार सर। नवीन सर, सर मेरा यह है कि अभी हमने सुन लिया और मेरा एक प्रश्न है। हेलो भाई साहब, आप ऑडिबल नहीं है, आप नेटवर्क पे नहीं है सर, थोड़ा आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनीता जी पूछ रही है ना, अनीता जी को पूछने दीजिए फिर मैं जी पूछता सर। हूं। सर ये अभी हमारे पास भी बहुत से लीक हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स और ये, तो हम चाह रहे हैं कि हमें ये पीपीटी या तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि बल्क में देखना, स्पेशली इसी क्लिप को हम देखें बार बार, तो ज्यादा हमारा अच्छा सा हम काम कर सकते हैं। नवीन सर से मैं लेके आपको शेयर कर दूंगा। मैं पीपीटी शेयर में कर दूंगा मैडम, आपको पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा। पर अभी तो ये बिल है, हमने तो आपको हमने जो प्रयास करा, या सीसीएफ जो प्रयास करता रहता है वो ये है कि जब भी कोई नई चीज आए और वो बच्चों को इफेक्ट करे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पीपीटी भी शेयर कर दूंगा। पर सबसे पहली बात है कि जैसे सीसीएफ का भी प्रयास रहा है कि हम बच्चों से रिलेटेड जो वेलफेयर है वो करते रहते हैं। मुझे लगता है कि हम डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए इस दिशा में काम करें, जो कि जल्दी ये कानून आ जाएगा, क्योंकि लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में आने वाला है। तो एक्चुअली सर जेजेबी बोर्ड के साथ में ना डिजिटल मीडिया में और डिजिटल भी काम करती हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ज्यादा इसका जी आप और ले लीजिए। चाहिए knowledge। हाँ जी जी। नवीन सर, मेरा एक प्रश्न है कि जब ये जी कानून जो है काफी हद तक आईटी एक्ट के समकक्षी है कि जो अगर ऑफेंडर होगा वो कहीं भी बैठ के ऑफेंड कर सकता है। हिंदुस्तान का बच्चा बैठ के पाकिस्तान का डेटा हैक कर सकता है, चाइना का कर सकता है। तो इसमें जब कोई भी पेनल एक्शन की आपने बात की तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भूमिका इसमें क्या रहेगी? जब अंतरराज्यीय किसी भी प्रकार की कोई चीज होती है तो इसमें मुझे लगता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भूमिका बढ़ जाती है। तो वो कैसे काम करेगा इस एक्ट को इंटरनेट लेकर के? कुछ ऐसा प्रोविजन है क्या? कृपा शंकर जी, इस एक्ट में तो प्रोविजन नहीं है, पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि जिस कंट्री के साथ ऑफेंस हुआ है उस कंट्री के साथ हमारी कोई ट्रीटी है क्या, या कोई कन्वेंशन का पार्ट रहा है क्या। क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तभी काम कर पाता है प्रभावी रूप से जब ट्रीटी या कन्वेंशन का पार्ट वो दोनों कंट्रियां रही हो। जैसे आपने देखा होगा पिछली बार एक्सट्रेडिशन जब हमारा बहुत से बार होता रहा है, या मेहुल चौकसी की बात करें, या आप जो थे वो आईपीएल वालों की बात करें, तो यही कंफ्लिक्ट बार बार रहता है कि हमारी ट्रीटी उनके साथ नहीं है, इसलिए हम ला नहीं पाते। और इसीलिए इंटरनेशनल या क्रॉस बॉर्डर के ऊपर वो एक्ट जो है प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाता। पर इस एक्ट के अंदर अगर आप देखें तो इसमें क्रॉस बॉर्डर जो डाटा शेयरिंग की बात करी गई है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इससे पहले अगर आप देखें 2018 में जब जीडीपीआर लागू हुआ, तो जीडीपीआर जो यूरोपीय यूनियन ने लागू करा, तो उन्होंने अपने यहाँ और उनके साथ जितने भी देशों का व्यापार रहा है, उन्होंने ये बाध्यता उनके साथ करी कि आप भी जीडीपीआर की तरह या जीडीपीआर रेगुलेशन जो है उनको जो कन्वीन करती हो, इस तरह के मैकेनिज्म को अपने देश में आप अपनाओ। तो उनके फोर्स में अगर आपने देखा होगा तो 2018 में एक बड़ा या 2018 के बाद एक बड़ा माहौल बना जिसके अंदर जीडीपीआर की बात होनी शुरू होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये एक्ट
अगर बनेगा या इसका जो प्रारूप है वो भी GDPR के संदर्भ से कहीं ना कहीं संभावित है। और जब ये होगा तो अगर कोई ऑफेंस होगा तो निश्चित रूप से ट्रीटी भी होगी उनके साथ, और दो लोगों के बीच में बायलैटरल जो रिलेशनशिप होगी वो भी होगी, और इस दिशा में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। पर इसके अंदर एक चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि जैसे आपने कहा भी कि जो हैकिंग है, वो हैकिंग जो है कई बार जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी जो मैकेनिज्म है उससे बाहर होती है, या कई बार उसका पता नहीं लगा पाते, या कई बार वो उसकी पकड़ में नहीं आती। तो वो मुझे लगता है कि एक हैक है, उसे टेक्नोलॉजिकली सरकार कैसे देखेगी वो एक चिंता का विषय भी है, और वो देखने वाला विषय भी नवीन बात कर रहा हूँ IT टीम से। एक क्वेश्चन हमारा भी है IT की तरफ से। अगर बिल जैसे आपने कंपेरेटिवली बीच में बताया था कि जो यूके का जो टेक्नोलॉजीज और जो लीगल जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अच्छे से एक्ट किया हुआ है और इम्प्लीमेंटेशन भी वहाँ अच्छे हुआ, एग्जाम्पल भी अच्छे सेट हुए हैं वहाँ पर यूके में, बट कंपेरेटिवली उससे कितना स्टडी किया हुआ होगा? और यूके की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है कंपेरेटिवली। यहाँ हमारे यहाँ 13 साल के बच्चे भी इतने एडवांस हो चुके हैं कि मोबाइल से एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और हैकिंग कर रहे हैं, और फिशिंग तक की प्रॉब्लम आ रही है, बैंकिंग को हैक कर रहे हैं, बच्चे यूज हो रहे हैं। तो बिल को मतलब कहाँ तक लिमिटेड रहेगा? क्योंकि बच्चे जब 13 ईयर ओल्ड 14 ईयर ओल्ड बच्चे जब एप्लीकेशन बना रहे हैं, AI को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए कैसा यूज होगा ना? मतलब ये बच्चों के लिए ये कैसा काम करेगा यार? उसमें कैटेगरी है भी कि नहीं? जैसे हमारा JJB में और पॉक्सो में इस टाइप के होते हैं, तो उसमें भी कोई कैटेगरी है कि कोई बच्चा कोई क्राइम कमिट करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा? किस टाइप से उसमें अमेंडमेंट या क्या होगा उसका रूप, अगर आपको पता है? अभी जो बिल है, बिल के अंदर नवीन श्री कृष्णा नवीन सर, इसी से मिलता जुलता मेरा सर भी एक पॉइंट है, मैं ले लूं फिर निकल रहा हूं मैं। कि जैसे जी, आपने अनिल जी ने भी वैलिड पॉइंट, 13 साल 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि वो सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपकी सारी प्राइवेसी को खत्म कर सकते हैं। पर जब वो एक्ट की प्रीव्यू में आएंगे तो 18 साल तक के बच्चों को जे सिस्टम में इम्यूनिटी प्राप्त है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी, इसके लिए कुछ प्रोविजन लागू होंगे क्या? इसमें संभावना है? मुझे नहीं लगता। क्योंकि जब सरकार जो पिछले अगर इसके ट्रेस देखें, या आप यूके का या चाइना का इनफैक्ट उदाहरण देखें, जो चाइना के अंदर बिल हुए हैं, या स्वीडन का देखें, या और दूसरे जो कंट्रीज है उनका उदाहरण देखें, तो उन्होंने भी जो उनका जो भी कानून का बेसलाइन प्रिंसिपल है, पैरामाउंट वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। अब जो डाटा, ये जो प्रोटेक्शन बिल है, इसके अंदर आपने एक चीज ध्यान नहीं करी। अगर आप वो चीज ध्यान करते तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाते। इसके अंदर ऑफेंसिव प्रोविजन नहीं, इसमें कंपनसेटिव प्रोविजन है। कंपनसेटिव प्रोविजन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ब्रीच हो रहा है तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, आपको पीनल प्रोविजन नहीं है अभी तक जो ये दिख रहा है। क्योंकि ये बिल किस आधार पर बना है, या इसका मूलभूत जो ढांचा वो किस पे खड़ा हुआ मुझे नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिविल रेमेडी है। सिविल रेमेडी का मतलब ब्रीच होगा तो कंपनसेशन होगा। तो जैसे आपने कहा कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को, तो मुझे लगता है नहीं करेगा। पर मुझे लगता है सरकार को जो है, जैसे हमने IT एक्ट के अंदर करा था, क्योंकि अगर IT एक्ट के अंदर आप बात करें तो उसके अंदर सरकार कुछ अमेंडमेंट लाने की बात कर रही थी। और जैसे अब IT एक्ट का 66A की बात कर रहे थे हम, या अब एविडेंस एक्ट की बात कर रहे थे जो उसके अंदर उन्होंने एम्बेडेड करा। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्मार्ट हैं, क्योंकि अब जो ग्रोइंग टेंडेंसी विकसित हो रही है वो जुवेनाइल क्राइम की हो रही है। तो हम बच्चों को पनिशमेंट ना दें, पर इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं कि बच्चे इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना कर पाए। और मुझे लगता है जो कमेटी थी उन्होंने शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कहा कि आप इसको ब्लैंकेट अप्रूवल ना देके सेगमेंटेड कर दो। हालांकि यूके में भी ये है, जर्मनी में भी ये है, और US में भी ये है कि उन्होंने सेगमेंटेड कर दिया कि ये अगर ये है तो इतना कंपनसेशन, या सेगमेंटेड वाइज। तो मुझे लगता है कि जो टेंडर एज और उसकी मैच्योरिटी ऑफ जो ब्रेन है
जैसे 7 साल से 13 साल या 13 से 14 या एटलीस्ट 16 साल तक हम इसके अंदर पनिशमेंट ना रखें, 16 साल के बाद हम इसमें पनिशमेंट रखें, तो मुझे लगता है ये जो है वो ज्यादा प्रभावी रहेगा। जी, हमारे पास नया क्वेश्चन है किरण जी और ब्रजेश जी। आप एक एक करके क्वेश्चन पूछिए। जी सर जी, नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 18 साल जो बच्चे कहलाते हैं, 16 साल 18 साल, इन सबको अकाउंट में अपना वो अकाउंट न बनाया दिया जाए। जैसे अभी पबजी गेम खेलते थे उसे तो रोक दिया गया, लेकिन अब फ्री फायर गेम आ गया है, तो क्या हम बार बार रोक के इन्हें ऐसा थोड़ी वो कर सकते हैं? इनमें हमें नियंत्रण रखना चाहिए, इन्हें हमें रोकना चाहिए कहीं ना कहीं से। अभी VPN जिसे चोरी का इंटरनेट कहा जाता है, जो पीछे से लीगली अलाउ नहीं होता, लेकिन उसमें लोग खुलेआम चोरी करके अपना कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसे इन सब पर रोक नहीं लगाई जा सकती है क्या? अगर आप देखें तो आपने कभी अगर अपना गूगल अकाउंट बनाया हो तो आप देखिए, जब आप गूगल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले आपसे ये पूछता है गूगल अकाउंट बनाने से पहले कि आप मेजर है या माइनर है। तो गूगल आपको वहाँ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि जो सरकार को इसके अंदर ये प्रोविजन भी डालना चाहिए कि जब आप कोई ऐसा कैप्चर कर रहे हैं डाटा, या ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं या डाटा कैप्चर हो रहा है, वहां पे पहले कंसेंट ले लीजिए। दूसरी बात यह है जो आपने कही कि सरकार कानून को बना देगी, पर वो वास्तव में या प्रैक्टिकल या धरातली रूप पे वो कानून प्रभावी होगा? क्योंकि आपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, उसमें लिखा है कि क्या आप 18 साल से ऊपर है, वहां पर वो तो देख नहीं रहा, उसकी वेरिफिकेशन तो नहीं हो रही, तो कह रहा है हाँ है, तो वो अकाउंट बन गया। तो मुझे लगता है कि इसको रोकने के का जो प्रभावी माध्यम हो सकता है वो उसके माता पिता हो सकते हैं, क्योंकि बच्चा इंटरनेट को एक्सेस कैसे करता है, उसके पास दो ही माध्यम है, या तो वो मोबाइल यूज करेगा, या कोई टैबलेट यूज करेगा, या लैपटॉप यूज करेगा। तो दो ही माध्यम, वो इसके अलावा तीसरा और साधन नहीं है जिसके थ्रू वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाए। तो जब वो कर रहा है, क्योंकि जैसे अगर आप देखें तो बहुत सारे मोबाइल में जो है वो चाइल्ड कंट्रोल होता है, चाइल्ड मॉनिटरिंग होती है, वेल बीन होती है, लॉक होता है, और ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, उसके मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, और अपने मोबाइल से आप उसकी जो इंटरनेट की एक्टिविटी है उसे मॉनिटर भी कर पाए और उसे रिस्ट्रिक्ट भी कर पाए। तो मुझे लगता है सरकार कानून को जरूर बनाए, पर माता पिता का भी एक बड़ा रोल है इसके अंदर कि वो भी इस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए वो जरूर देखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और उस पर रोक लगाए। सर हम लोग कंपनी भी रन करते हैं, मेरा भी इसमें एक सजेशन रहेगा। तो मैडम ने कहा ये तो पेरेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपना फोन अपना खुद का ईमेल आईडी दे रहे हैं, गूगल एक्सेस कर रहा है और गूगल ने चेक कर लिया है कि 18+ है, तो एडल्ट का ईमेल आईडी है, गूगल की एक्सेस है। बट इसमें क्या होना चाहिए बिल में, या फिर जो भी प्रोटेक्शन अगर करना है तो AI इनेबल चाहिए। अपन को पता होना चाहिए कि बच्चा यूज कर रहा है मोबाइल को, जब बच्चा यूज कर रहा है AI उसको डिटेक्ट कर सकता है और चेक कर सकता है, उसको ऑटोमेटिकली स्टॉप कर सकता है जो न्यूडिटी है उसको, आई थिंक। नहीं, अगर आप देखें तो ये वाला जो सिस्टम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने करना शुरू कर दिया। अब ये उसको जब आप देखें किसी साइट पे आप लॉग इन कर रहे हैं, या किसी साइट पे आप जा रहे हैं, या कोई अकाउंट आप बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी जो कैप्चर कर रहा है उसके अंदर भी इस तरह के मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप शुरू कर दिए है कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको वो ट्रैक कर पाए। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो डाटा फिड्यूसरी है वो भी इस दिशा में जो है वो और ज्यादा समझदार हो रही है, और ज्यादा जो है प्रभावी रूप से काम करने की ओर अग्रसर हो रही है। जी ब्रजेश जी, सिवान से ब्रजेश जी। जी ब्रजेश जी पूछिए। सभी को प्रणाम सर। मेरा एक क्वेरी है कि जो कंसेंट है, क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म कंसेंट है? कंसेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में है? कोई नेगोशिएशन तो इसमें हो नहीं सकता है सर? कंसेंट देना है तो देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है। नहीं, अगर आप देखिए, अगर आपने जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आपसे वो कुछ सवाल पूछता है। जैसे मान लीजिए कोई भी अकाउंट आप बनाएंगे तो, या आपके पास मोबाइल है, जब आप मोबाइल कंसेंट का मतलब मैं आपको बड़े नॉर्मल भाषा में बताता हूँ। आपके पास मोबाइल है,
आप कभी गूगल प्ले स्टोर पे गए, ठीक आपने कोई ऐप डाउनलोड करा है, ठीक है। ठीक है। अब जब वो आप ऐप डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वो आपसे पूछता है परमिशन, जी आप कैमरे की परमिशन दे रहे हैं, आप माइक्रोफोन की परमिशन दे रहे हैं, आप लोकेशन की परमिशन दे रहे हैं, तो वो जो जो आप दे रहे हैं वही कंसेंट, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, हमको देना ही देना है अगर वो चीज हमको एक्सेस करना है तो। हाँ हाँ। लेकिन ये जो है अगर आप देखें ये फोर्सफुल कंसेंट है, और मुझे ये लगता है कि सरकार जो है जब कंसेंट की यहां बात कर रही है वो रिवर्स मोड में चली गई। अभी सरकार ने क्या कहा, अभी क्या हो रहा था कि आप कर रहे हैं तो आपको ये करोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन अब सरकार ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिड्यूसरी के ऊपर डाल दी कि आप जब कैप्चर कर रहे हैं डाटा, या आप स्टोर कर रहे हैं, या आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप उन्हें नोटिस दोगे कि भैया हम आपका डाटा जो है इस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, हम आपका डाटा जो है ये डाटा कैप्चर करना चाहते हैं, आप कंसेंट दे रहे हो तो हम कैप्चर करेंगे, नहीं दे रहे तो नहीं दे करेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार को, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, कि सरकार को फोर्सफुल कंसेंट को भी विड्रॉ करना चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये नोटेबल पॉइंट है मुझे लगता है, क्योंकि आज तक अगर आपको आपकी मजबूरी हो जाती है, आपको व्हाट्सएप यूज करना है तो आपको कंसेंट देनी पड़ेगी। और अभी मैं एक इंटरनेट की स्टडी पढ़ रहा था, उसके अंदर ये है कि आपका फोन आपकी चौकीदारी कर रहा है। आपने भले अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया, आपने भले अपना माइक्रोफोन बंद कर दिया, पर वो सारी चीजें आपकी सुन रहा है, और वो सुन के उसे प्रोसेस कर रहा है, और वो उनके सर्वर में स्टोर हो रहा है अगर आप देखें तो। और हाल ही में एक अभी मैं पढ़ रहा था, एक क्रिमिनल फ्रॉड भी इसमें हुआ है कि उन्होंने कहीं से एआई का यूज करके आपका फोटो को कैप्चर करा, आपके माइक्रोफोन से आपकी आवाज को कैप्चर करा, दोनों एआई ने दोनों को मिलाया, और मिला के आपके कंटेंट को एक्सेस करके तीसरे को उन्होंने फोन कर दिया और कहा कि मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो, और उन्होंने कहा अरे हाँ ये तो यही आदमी बोल रहा है, उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी का विभस्त रूप है जो हमें रोकना पड़ेगा, और आने वाली जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से एआई जो है वो एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, जो एआई जो है वो मानवीय रूप को जो है वो जामा पहनने की कोशिश कर रही है, वो बड़ा खतरनाक पहलू है और उसके ऊपर रोक लगाने की जरूरत है। हर जिले से बार एसोसिएशन को आगे आना होगा सर। सरकार को आगे आना होगा, हम तो बाहर से जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जो इतने बढ़िया यूनिक कंटेंट पे आपने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाया और सारी मैक्सिमम चीजों को इस बिल से रिलेटेड इसको क्लियर किया। देखिए सीसीएफ जो है, सीसीएफ चाहता है कि नए नए चीजें आपके सामने लेकर आए, और हमने लास्ट वेबिनार में भी पूछा था कि आप हमसे बताइए कि आप अपने लेवल पर क्या पूछ सकते हैं, कौन सा कंटेंट या कौन सा सब्जेक्ट आपके सामने रखा जाए कि जिसको हम इस वेबिनार में इंक्लूड करें और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से लेकर बात करवाएं, उस सब्जेक्ट पे गहन चिंतन किया जाए, या उस पर एक डिबेट की जाए, या सब्जेक्ट एक्सपर्ट उस पर आपको बताए। तो जैसे आज नवीन सर ने हमको बताया, इस बिल अनएक्सपेक्टेड था, हम भी सोच रहे थे कि सर ने कितना क्या प्रिपेयर किया होगा इस बिल से रिलेटेड, क्योंकि ये यूनिक चीज है जो होने जा रही है। तो 2 दिन पहले ये पार्लियामेंट में पेश हुआ है। यार मैं सो सरप्राइज कि आपने इतना बढ़िया सब्जेक्ट रखा, क्योंकि इसकी डिमांड रहेगी, फ्यूचर में इसकी डिमांड है। हम सीसीएफ के बिहाफ से, हम सभी की तरफ से वी आर सो थैंकफुल टू यू। और इतने तो मेरे साथ अब एक बार हमेशा मेरे साथ जो होता है कि कृपा सिंगर जी मुझे एक दिन पहले ही बताते हैं, और कल ही शाम को उन्होंने बताया तो मैंने कल रात में 2 बजे तक बैठ के पढ़ा और इस पीपीटी को बनाया। नवीन सर, यही आपकी खास बात है कि हमने 3-4 बार आपको इंस्टेंटली किया और आपको प्रेजेंटेशन इंस्टेंटली प्रिपेयर होता है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि जब अपने केस पर आप स्टडी करते होंगे और जब डिबेट करते होंगे या फाइट करते होंगे तो आप कितना क्विकली सब्जेक्ट को ले आते होंगे, और जो आपके जो इंसाइट्स हैं सब्जेक्ट पे, दिस इज सो कमेंडेबल, बहुत बढ़िया था। ऑडिबल नहीं है चांदनी जी, आप ऑडिबल नहीं है। किसी का और कोई क्वेश्चन रहा हो तो अब हम लोग 5:20 हो चुके हैं, काफी समय से हम सर को एंगेज किया हुआ है। अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, या ओपनली आप क्वेश्चन रेज कीजिए, बताइए, पूछिए,
अदरवाइज हम इसको आज ही इस सेशन को क्लोज करते हैं। आई थिंक सर नवीन सर कोई क्वेश्चन नहीं है, और बहुत जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको भोपाल इनवाइट करें या हम दिल्ली खुद आए, क्योंकि एक यूनिक सब्जेक्ट और रह गया है जिसके लिए हम अवार्ड को कंटेंट करने जा रहे हैं। उस सब्जेक्ट पर हम लोग काम करना है, या तो हम आपको यहाँ इन्वाइट करेंगे या हम दिल्ली आएंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, इतने कम समय में आपने इस सब्जेक्ट को लिया। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, प्रणाम आप सभी को।